Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the session and very good morning to my dear champions. फटाफट से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं because this session is going to be very important and today we are going to discuss about close test. उसके टिप्स, ट्रिक्स और कुछ न्यू पैटर्न के जो टेस्ट आते हैं, यानी कि क्लोज टेस्ट अब बहुत नए पैटर्न्स के पूछे जाने लगे हैं, तो सारी चीजें आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो फटाफट से पहले तो सभी लोगों को जुड़ना होगा मेरे साथ इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि ये दिवाली स्पेशल क्लासेस चल रही हैं फ्रॉम 11 टू 14 नवंबर, राइट. तो जो भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं वो सारी की सारी आपकी दिवाली स्पेशल क्लासेस हैं. सो यू मस्ट नो दैट हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट. ठीक है, क्लोज टेस्ट वैसे तो देखा जाए बहुत आसान भी होता है क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह होता है. यू हैव बीन गिवन अ पैसेज विद सम ब्लैंक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसके अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, यानी कि 5 ऑप्शंस, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है जो उसमें वर्ड ओमिटेड है. राइट एवरीवन, तो फटाफट से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं. शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन सो दैट बाकी एस्पायरेंट्स भी जुड़ जाएं जिनको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है. राइट, तो अगर हम देखें क्लोज टेस्ट इज काइंड ऑफ कि आपके एग्जाम में आता क्यों है ना. देखो यहाँ पे अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ भी हो जाता है, खास करके दोस्त फॉर who have come from हिंदी मीडियम. कहते हैं ना मैम इंग्लिश बड़ा प्रॉब्लम करती है, राइट. जिनकी ग्रामर और वोकेबलरी पार्ट बहुत वीक होता है उसके लिए ज्यादा ये प्रॉब्लम है. तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे. सो डोंट वरी, ठीक है. बस आपको जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करना होगा, तभी हो सकता है. क्योंकि कहते नहीं है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, राइट. अगर वर्क हार्ड ही नहीं करोगे तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी, है ना. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मैं आपकी शालिनी महेंद्राज इंग्लिश मेंटोर स्वागत करती हूँ आपके महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में. वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. और यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल कोट ऑफ द डे, दैट इज बिफोर परफॉर्मिंग एनी टास्क स्टॉप फॉर अ मोमेंट, थिंक ऑफ द इफेक्ट इट विल हैव एंड देन बिगिन. तो ये आपके कुछ सेशन से ही रिलेटेड है कोट, आपके सेशन से ही रिलेटेड है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले जस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए रुक करके सोचिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम ये जो करने जा रहे हैं हमें इसका क्या आउटकम मिलेगा, एंड देन स्टार्ट. जैसे कि अगर आप अभी जैसे मेरे साथ जुड़ रहे हो तो क्लोज टेस्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो क्लोज टेस्ट में आप ये चीज देखोगे ना कि हम किस लिए इसको पढ़ रहे हैं, क्या मोटिव है. मोटिव सीधा साधा एकदम क्लियर है कि आपके बैंक एग्जाम में ये क्लोज टेस्ट जरूर पूछा जाता है ना, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसकी प्रैक्टिस ज्यादातर करनी होगी. और अगर इसकी टिप्स और ट्रिक्स को हम जान लेंगे तो हम काफी बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं. हाँ या ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. सो ये फंडा बना लो लाइफ का अपनी, चाहे वो लाइफ में हो, एग्जाम्स में हो, किसी भी चीज में. इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी टास्क देन स्टॉप फॉर अ मोमेंट, थिंक अबाउट इट दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट एंड देन स्टार्ट. Right, so this was the quote of the day and very good morning once again. And now today's word is grub stake. Have you heard about this word? What do you mean by this word grub stake mean? Anybody? कोई भी बताओ. Very good morning everyone, those who are joining now, and don't forget to like, share and subscribe the channel. फटाफट से बताइए grub stake क्या होता है? What do you mean by this one? Grub stake. Fast everyone. ग्रब स्टेक का मीन क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं. नोबडी. चलो, स्टेक मतलब क्या होता है? दैट इज द होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को होल्ड करके रखना. एंड ग्रब स्टेक अगर एक साथ आ जाता है इसका मतलब होता है यू आर प्रोवाइडिंग अ मटीरियल असिस्टेंस, एक काइंड ऑफ मटीरियल असिस्टेंस या हेल्प किसी को देते हैं, जैसे कि एज अ लोन
for launching an enterprise or for a person in difficult circumstances. आप किसी की जब पैसे से मदद करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं किसी को, राइट, चाहे वो आपका पर्सन की हेल्प आप करो कि भैया उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एनी काइंड ऑफ हेल्प बट फाइनेंशियली, सो दैट इज नोन एज ग्रब स्टेक. उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रब स्टेक बोलते हैं. अगर उसका हम सिनोनिम देखेंगे तो दैट इज बैंक रोल, बैक, कहते हैं ना बैकअप, एक कैपिटलाइज समवन, राइट. तो कैपिटलाइज का मतलब ही यही हो गया कि आप उनको पैसे से मदद कर रहे हो. जो फाइनेंशियल हेल्प होती है ना, जो फाइनेंशियल आपकी हेल्प होती है, वो आपका कहलाता है ग्रब स्टेक. फाइनेंशियल हेल्प हम सभी जानते हैं, बट अगर ग्रब स्टेक हम वर्ड यूज करते हैं तो दैट बिकम्स सो मच इफेक्टिव, राइट. अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेट, पॉवर्टी, गरीबी, जहां पे कर्जा है, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड हम इसको यूज कर सकते हैं. देन सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, दैट वी वर टेरिफाइड वी हैड टू पास आवर सर्टिफिकेट्स फॉर आवर ग्रब स्टेक्स. हम बहुत ज्यादा टेरिफाइड है, डरे हुए हैं, क्योंकि वी हैड टू पास आवर सर्टिफिकेट्स, हमें अपने सर्टिफिकेट्स को पास कर देना पड़ेगा अपने लोन के लिए, फॉर आवर ग्रब स्टेक्स. सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड in your vocabulary, in your sentences you are writing it, for everything, right everyone. चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट. आर यू ऑल रेडी गाइस टू लर्न अबाउट क्लोज टेस्ट, कि कैसे हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, व्हाट इज इट और व्हाट कैन बी दी tricks to solve the close test. Everything you will come to know about all this, right. First of all, you must know that what is close test. Actually, this is kind of a exercise where a passage is given to you, right, in which certain words are omitted, जहां पे कुछ words को क्या कर दिया जाता है, already include नहीं किया जाता, and it is a combination of filling in the blanks and understand reading. So you have to solve the close test question. It is important to understand the flow and context of the passage. किसी भी close test को करने के लिए you must understand its context. इसका मेन आइडिया क्या होगा, है ना, मेन आइडिया क्या है, पर्पस क्या है, एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड इन दिस क्लोज टेस्ट, राइट. तो इसी क्लोज टेस्ट के बारे में हमें जानना है. और गवर्नमेंट और बैंकिंग एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका क्लोज टेस्ट. दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट अमंग ऑल दी टॉपिक्स. ये सबसे ज्यादा ट्रिकी वन होता है ना, और ये बहुत ही ज्यादा वेटेड टॉपिक भी होता है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए. सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन, तो क्लोज टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा इट इज वाइटल टू गेट अ फैक्ट दैट आपको क्लोज टेस्ट में काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, राइट. अकॉर्डिंगली ये आपको देखना है, ठीक. तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स टिप्स. स्टार्ट करते हैं इसकी टिप्स के साथ कि क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए और इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं. आर यू ऑल रेडी? तैयार हैं? सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. इन पॉइंट्स में करना क्या है, किसी भी इस तरीके के टॉपिक में जिसमें रीडिंग इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमने अगर अभी आप इस दिवाली सेशन में ये सारी चीजें करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हमने किया, हमने डिस्क्रिप्टिव भी किया, हम क्लोज टेस्ट भी कर रहे हैं या क्लोज टेस्ट हम कर रहे हैं और आगे जाके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्टिव करेंगे. तो एवरीथिंग यू आर गेटिंग दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर रीडिंग पार्ट. So you should, if you don't have a habit of reading, you should inculcate the habit of reading fast, because reading plays a very important role in these sections or in these topics, right? So first of all, the first point what you have to do is, when you see the cloze test, you should read the passage thoroughly. बहुत केयरफुली आपको पैसेज को पढ़ना होता है. Just to get an idea of the passage, take a look at the passage and highlight the keywords. Try to read slowly in order to get the text to understand. समझने के लिए आपको बहुत आराम से पैसेज पढ़ना होगा, बट इतना आराम से भी नहीं कि हमारा टाइम ही निकल जाए, because we have a limited time in our exams. We have only 20 minutes to solve 30 questions in pre-level. And for mains, if I talk about, then you get max to max 35 to 40 minutes, not more than that.
So read it thoroughly, read it slowly, but according to your time. And once the time theme is, somewhat evident, आपका काम वहीं पे आसान हो जाता है, राइट? आप ये सोच सकते हो कि सुटेबल फ्रेजेस क्या हो सकते हैं विदाउट गोइंग टू दी ऑप्शंस. आप ब्लैंक को अवॉइड करते हुए एक बार में जस्ट गो थ्रू एट वंस, यानी कि पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा. टू गेट एन आइडिया, इसका अगर आप अच्छे से पढ़ते हो आपको पैसेज का आइडिया मिल जाता है. फिर यू हैव टू लिंक दी फ्रेजेस टुगेदर. फिर जो भी फ्रेजेस आपको दिए हुए हैं उनको लिंक करना शुरू कर दो, बिकॉज यू शुड रिमेंबर दैट कि एक पैसेज जो होता है ना, इट्स अ पैसेज विद फ्रेजेस दैट आर लिंक टू ईच अदर. ये भाई सेंटेंस एक दूसरे से लिंक्ड ही तो रहते हैं. सो डू नॉट मेक द एरर ऑफ ट्रीटिंग ईच फ्रेज एज इंडिविजुअल. जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट विल कम इन ब्लैंक नंबर 1, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आगे का सेंटेंस उससे लिंक्ड नहीं है, ऑलरेडी लिंक्ड है. तो जब आपको ब्लैंक में अगर कुछ नहीं आता है कि इसमें क्या फिल करें, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आप उसको उसके अकॉर्डिंग आगे का सेंटेंस पढ़ लेते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा यहाँ पे इससे रिलेटेड ये वर्ड आ सकता है. So try to create logical connections that connect the phrases together to make it simplest to solve the question. Next, third one, find the word type to fill in. फिर आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस टाइप का वर्ड इसमें आना चाहिए. देखो, टाइप ऑफ द वर्ड का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही तो होगा, या तो आपका नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या तो वर्ब होगा, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब, या कंजंक्शन, और या तो प्रीपोजिशन. इससे बाहर तो कुछ होगा नहीं, इससे बाहर तो कुछ होगा नहीं. पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, न्यूट्रल है, इन्हीं सबके ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द सारे वर्ड्स घूमते हैं. सो यू हैव टू फाइंड द वर्ड टाइप टू फिल इन, कि किस तरीके, अगर आपको एक आइडिया लग गया है पैसेज का, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें वर्ड कैसा आ सकता है. देन यू हैव टू चेक आउट द टोन ऑफ द पैसेज. पैसेज की टोन कैसी है? देखो, टोन कई तरीके से हो सकती है ना. सो द पैसेज में इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ टोन, दैट इज एक हो सकती है आपकी क्रिटिकल टोन हो सकती है. टोन ऑफ द पैसेज आपकी नैरेटिव भी हो सकती है कि स्टोरी टाइप की है, कुछ सीरियस बात चल रही है तो क्रिटिकल हो गई, ठीक है. और भी बहुत सारी टोन्स होती है, सार्कास्टिक, ह्यूमरस, है ना, पॉजिटिव, न्यूट्रल, है ना. तो ये सारी आपकी क्या हो गई, टोन ऑफ द पैसेज हो गई. कि अगर क्रिटिकल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स भी चूज आप करोगे, तो इसमें भी आपकी हेल्प करता है इफ यू यूज द टोन ऑफ द पैसेज. देन ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो आपका टाइम बचाता है, जो आपका टाइम बचाता है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वर्ड सिमिलर दिए होते हैं ऑप्शन में, मतलब सिनोनिमस वर्ड्स दिए होते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना काफी आसान हो जाता है. फिर एक दो वर्ड्स जो बचते हैं उसमें आप आसानी से चूज कर सकते हो. So you have to find out the words that not only fit the specified phrase but also fit the whole passage context. According to the context of the passage, वो fit भी होना चाहिए, तो eliminate आप आसानी से कर सकते हो. Then go with specific words. What do you mean by this? कि go with specific words, because you are not able to decide between two words, तो आप specific words में जाओ. In this situation आपको क्या करना होगा? Pay close attention to the specific keywords or indications in the sentences before and after the specified blank. ये आपके लिए कब आसान हो जाता है? जो ब्लैंक के पहले लिखा है और ब्लैंक के बाद लिखा है, उन दोनों को पढ़ लो, तो सबसे स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल जाएगा कि आपको क्या ऑप्शन में से चूज करना है. That will become easier, right? Then enhance your language skills. देखो, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेगी. You must or you can read as much as you can in terms of overall preparing. अगर अच्छे से आपको क्लोज टेस्ट में महारत हासिल करनी है तो आपको रीडिंग स्किल अपनी अच्छी करनी पड़ेगी. लैंग्वेज में आपको ग्रामर आपको मजबूत करनी पड़ेगी. द मोर यू रीड द बेटर यू विल सेंस. दैट इट्स ऑल अबाउट इट. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सेंस कर पाओगे, उतनी जल्दी आप पैसेज के आइडिया को समझ पाओगे, एंड इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर vocabulary as well. So both of things will help you to ace the close test. क्लोज टेस्ट में इसी तरीके से महारत हासिल हो सकती है. तो रीडिंग
आपको अच्छी करनी पड़ेगी। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। और हाँ भाई, सिर्फ ये टिप्स पढ़ने से नहीं होगा, जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उतने पैसेजेस को सॉल्व करो अपने आप से। भाई जब ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस पढ़ लोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप आसानी से कर नहीं लोगे इसको? बताओ, इसको आसानी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टिप्स आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल, दैट हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट and what you have to do. ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। कहोगे मैम क्लोज के भी टाइप्स होता है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, दे आर, अब तो एक से कई ज्यादा टाइप्स हो गए। वैसे मिनिमम अगर देखा जाए तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज टेस्ट हैव बीन आस्क्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 तरीके के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्मेट। एक बेसिक जो फिल इन दी ब्लैंक्स होता है, यानी एक पैसेज है, कुछ ब्लैंक्स उसमें दे दिए गए, आपको फिल करना है। दैट इज गिवन विद मल्टीपल ब्लैंक्स and candidates need to choose one correct answer from the given options which would be appropriate and logically fill the blank. It is most common and simplest type of cloze test. ये सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट है। आजकल तो प्री लेवल में ये सबसे ज्यादा आ जाता है, मैक्सिमम ये पूछा जाता है। लेकिन जो ये सेकंड है, रिप्लेसिंग वर्ड्स, यानी कि ब्लैंक के साथ साथ, जैसे 1 नंबर में आपको उसके अगेंस्ट वर्ड दे दिया जाता है कि इफ दिस वर्ड इज एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, देन आपको चूज करना होगा 5 ऑप्शन में से कि अगर एप्रोप्रिएट है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है तो जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से चूज करके लिखो। तो मल्टीपल वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड instead of the blanks to fill in the passage. You will be required to tell if the word given in bold is appropriate or if it can be replaced. या तो replace किया जा सकता है या appropriate है with another word from the given options. This is a new pattern for cloze test that frequently appears in bank exams. मैंने कहा ना, ये नया एक पैटर्न है कि जैसे कोई पैसेज लिखा है उसके अगेंस्ट वर्ड दे दिया जाता है। ये मैंने आप लोगों को कराया भी है। SBI PO प्री की जब क्लास चल रही थी, मैंने आपको इस तरीके का क्लोज टेस्ट ऑलरेडी कराया है कि वर्ड, अच्छा जब वर्ड अगेंस्ट दिया होता है ना तो हमें लगता है वो ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन कई बार हम उसको रिप्लेस करना भूल जाते हैं, हम क्योंकि समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि वो सही है ना, लेकिन सिनोनिमस वर्ड्स भी चेक कर लिया करो। ठीक, तो दीज आर दी 2 टाइप्स जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, प्री में और मेंस में। इवन प्री में आपका ये टाइप भी अब ज्यादा आने लगा है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। अब एक पैसेज के थ्रू हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्लोज टेस्ट की, अप्लाई करके देखेंगे जो हमने पढ़ा है कि कैसे हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, स्ट्रैटेजी क्या होती है इसको सॉल्व करने की। जो इसकी स्ट्रैटेजी होती है ना सॉल्व करने की, स्ट्रैटेजी टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, ये कुछ पॉइंट्स है, मैं बता दूं कैसे कैसे करना है, स्टार्ट कहां से करना है। यू हैव टू जस्ट टेक अ क्विक लुक एट द पैसेज, टेक अ क्विक लुक एट द पैसेज, अच्छे से पढ़ लो ब्लैंक्स को अवॉइड करते हुए। देन सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू, एंड सेकेंडली कभी भी सेंटेंस को इंडिविजुअली आपको ट्रीट नहीं करना, ये मैंने आपको भी पहले बताया। आप आगे पीछे, आफ्टर द ब्लैंक, बिफोर द ब्लैंक जरूर देखो। ठीक है, सो नेवर ट्रीट अ सेंटेंस इंडिविजुअली। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि किसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना। कीवर्ड जैसे कि आपको देखना होगा कि सबसे क्लोज कीवर्ड कौन सा है। देन यू हैव टू चेक द टोन ऑफ द पैसेज, जो कि अभी टिप्स में भी मैंने आपको बताया। फिर आप चेक करो, जब आप पढ़ रहे हो तब ये आपको देखना है व्हाइल रीडिंग। देन यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन एटलेट। जब आपने एक बार पढ़ लिया पूरा पैसेज, तो ऑप्शंस में जाने से पहले आप या ऑप्शन जो आपको वर्ड माइंड में आया है उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो उसको एलिमिनेट कर दो बेटर वे से, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे
आगे जब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लोगे तो आपके पास कुछ कम ऑप्शन मिलेगा और बेटर आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस पैसेज। एक बार आप लोग रीड करिए, फिर आई रीड इट फॉर यू ऑल। ठीक है, टाइम हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, फटाफट से बताइए, जल्दी से। टाइम हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड गाइस। रीड करिए फास्ट। It is all well to state, as the government has done, that the country requires a new legal framework and not the existing one, that is based on the Indian Telegraph Act 1885 to with the realities of the 21st century. It means यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि there is a requirement, the requirement a new legal framework that to take measures concerning with the realities of the 21st century. मतलब 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए जो रियलिटीज हैं, है ना, एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। But it is not just technology that has in over a century, but also the democratic society's understanding and expectations of user rights, privacy and transparency. But ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अगर इस ओवर अ सेंचुरी हम देखें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी, अंडरस्टैंडिंग भी है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, यूजर के राइट्स, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज कंसर्न्ड विद इट। सो नॉट लॉन्ग एगो, ज्यादा दूर अगर ना जाए तो द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, जो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री में, अ सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब एक नागरिक जो अधिकार होता है ना, वो एक फंडामेंटल राइट है। दिस ड्राफ्ट हाउएवर डिसअपॉइंट्स ऑन द अबव काउंट्स। और ये ड्राफ्ट एक जो फंडामेंटल राइट वाला है ना, ऊपर जो बात कही गई उसको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। अकॉर्डिंग टू इट, फॉर इंस्टेंस, अगर एक एग्जांपल लिया गया, गवर्नमेंट हैज द पावर टू अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द अकरेंस ऑफ द एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। बेसिकली अगर मैं ये पैसेज देखूं ना, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्राइवेसी की बात हो रही है। जो प्राइवेसी एंड जो रेगुलेशन एक्ट है ना, प्राइवेसी और रेगुलेशन जो है ऑफ डिजिटल एप्स, उससे रिलेटेड यहां बात हो रही है। प्राइवेसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एप्स, क्योंकि आगे यही चीज लिखी हुई है। Another clause in the draft bill requires an entity that has been granted a license to identify the person to whom it provides services. जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको एक लाइसेंस की जरूरत होनी चाहिए। A similar clause, और इसी के साथ साथ उसी के जैसा एक क्लॉज अंडर द IT रूल्स ब्रॉट इन लास्ट ईयर आया, require messaging apps to enable the identification of the first originator of the information on its computer resource that has been in the code, right? There are enough valid reasons to doubt whether this is even technically possible without breaking encryption and making all communications. मतलब बिना encryption तोड़े communications को एकदम easily ongoing रखें। ठीक है, तो ये एक रेगुलेशन है कि क्या प्राइवेसी और रेगुलेशन होना चाहिए फॉर डिजिटल एप्स। While this is not to the mounting challenges for ensuring security, the repeated attempts by the government to be able to tap into all kinds of communication without making sure the common man has legal armor in the form of a data protection law. मतलब हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, प्राइवेसी हमारी प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, उसको कोई हार्म ना करे, है ना। यही सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई हैं।
ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली द गवर्नमेंट नीड्स टू इट्स थिंकिंग ऑन यूजर्स एंड प्राइवेसी. दिस ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. इस ड्राफ्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस और होने चाहिए. ठीक है, आई होप यू गॉट द पैसेज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी और रेगुलेशन की बात हो रही है. किसके लिए? जो एप्स हैं, डिजिटल एप्स, आपकी सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं. प्राइवेसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एप्स के रूल्स क्या होने चाहिए, ये चीजों से रिलेटेड ही पूरा का पूरा पैसेज है. गॉट इट एवरीबॉडी? समझ आया? स्टार्ट करें ब्लैंक्स को फिल करना. तो जब आपको देखो एक आइडिया मिल गया, तो जब फर्स्ट नंबर पे आप जाओगे ब्लैंक में, तो बताओ यहां क्या आएगा. पहले आप लोग बताओ, फिर आई लेट यू नो. फटाफट एवरीबॉडी, फास्ट. फास्ट एवरीवन. चलिए, लेट्स चेक इट आउट. इट इज ऑल वेल टू स्टेट एज द गवर्नमेंट हैज डन. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, राइट, जस्ट टू टेक मेजर्स ऑफ कंसर्निंग विद द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी. सो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि अगर आप किसी चीज से कंसर्न है एंड इफ यू वांट टू टेक मेजर्स फॉर इट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट वर्ड क्या फिल हो जाएगा. आप लोगों ने करेक्ट आंसर भी किया है, दैट इज डील, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. लेकिन आउंस का मतलब क्या होता है? आउंस इज समथिंग, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. ठीक, स्मिजन, अगर हम स्मिजन की बात करते हैं, ये भी स्मॉल अमाउंट की बात करता है, यानी इसका ही सिनोनिम है ये. ड्रिबलेट, ये नए नए वर्ड्स आप लोग देख रहे हो, इसलिए इनको नोट भी कर लेना. ड्रिबलेट भी एक स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट अमाउंट की बात करता है. और ट्रेस करना मतलब क्या होता है? टू फाइंड और डिस्क्राइब द ओरिजिन, फाइंड करना, किसी चीज को ढूंढना. तो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, क्योंकि मेजर्स लेने की बात की गई है, तो डील वुड बी दी एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड ओवर हियर. नाउ कम टू दी ब्लैंक नंबर 2. यहां क्या आएगा? क्या आएगा यहां पे? जल्दी से बताइए. किस चीज के बारे में यहां बात हो रही है? बट इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी दैट हैज इन ओवर अ सेंचुरी, बट ऑल्सो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर राइट्स, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी. बताइए. इसका मतलब ये है कि बेसाइड्स दी ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, इसके बावजूद भी एक जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपेक्टेशन है ऑफ यूजर राइट्स, ठीक है, उनकी प्राइवेसी के, ये इट इज ऑल्सो डेवलपिंग, ये भी एक डेवलप हो चुकी है. तो जब डेवलपमेंट की बात होती है, तो इट हैज टू डेवलप समथिंग. इट मींस ऑब्सलेट तो होगा नहीं. ऑब्सलेट क्या होता है? समथिंग विच इज स्क्रैप, यानी कि जो एकदम बेकार है, स्क्रैप है, उसके लिए हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं. स्क्रैप का मतलब क्या हो गया? टू कॉज अ प्रोडक्ट और आइडिया टू बिकम ऑब्सोलेट बाय रिप्लेसिंग इट विद समथिंग न्यू, राइट. इवॉल्व मतलब क्या होता है? डेवलप होना. तो ये होगा प्रिमिटिव, हम कहते हैं ना प्राचीन, जो चीजें पुरानी हैं उसके लिए यूज करते हैं. एंड वीव्ड की जब हम बात करते हैं, इट मींस टू ट्विस्ट एंड टर्न, राइट, फ्रॉम साइड टू साइड. और हीव्ड मतलब टू लिफ्ट. तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, राइट. थर्ड ब्लैंक देखो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट लॉन्ग एगो द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री और सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट. जो सिटीजन जो एक नागरिक का राइट होता है, उसको क्या कहा गया है? एक फंडामेंटल राइट है. तो
तो यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फंडामेंटल राइट की बात की गई है, इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने ये चीज को रिकॉग्नाइज किया है दैट सिटीजन राइट टू प्राइवेसी इज एज अ फंडामेंटल राइट। तो जब किसी चीज को आप रिकॉग्नाइज करते हो इट मींस यू आर एक्नॉलेजिंग इट। आप क्या कर रहे हो? एक्नॉलेज कर रहे हो। क्योंकि इफ वी से अगर हम ऑब्सक्योर कर देंगे कोई चीज, यानी कि ऑब्सक्योर यानी कि कंसील करना, हाइड करना, वेल मतलब रिवील करना, डिस्क्लोज करना किसी चीज को, है ना। आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं ओपनली, यानी कि डिस्क्लोज कर रहे हैं। कंसील हाइड ही हो गया। और अगर हम रेपुडिएटेड की बात करते हैं इट मींस टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और टू रिजेक्ट समथिंग। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स इन ब्लैंक नंबर 4। यहां पे क्या आएगा फटाफट से बताइए। अब यहां पे जैसे बोला गया क्या कि अकॉर्डिंग टू इट, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है, वो किसी चीज को भी रोक सकती है फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड। रोकने के सेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? क्योंकि लिखा है ना फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड, इसका मतलब आप उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना। तो नर्चर मतलब क्या होता है? किसी को हेल्प करना या एनकरेज करना, यस और नो। फैसिलिटेट यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यानी कि किसी प्रोसेस को इजी कर देना। फॉरवेंट का मतलब क्या होता है? यू आर डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी। एडवेंट क्या होता है? एडवेंट मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, दैट इज द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग, कोई चीज अराइविंग है। प्रिवेंट मतलब होता है टू स्टॉप, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है कि गवर्नमेंट हैज द पावर टू स्टॉप अ मैसेज, टू प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड। किसी भी मैसेज का रोकने की, ट्रांसफर हो या ना हो, गवर्नमेंट के पास इसकी पावर होती है। ठीक। नाउ फिफ्थ ब्लैंक। फिफ्थ ब्लैंक में क्या आएगा फटाफट से बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए फिफ्थ ब्लैंक में क्या आएगा। लिखा है अनदर क्लॉज जो है ड्राफ्ट बिल में, उसको एक जरूरत है दैट एन एंटिटी दैट हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस, किस चीज का उसको लाइसेंस मिला है, ये आइडेंटिफाई करने का, टू हुम इट प्रोवाइड सर्विसेज, कि किसके नाम पे कोई चीज है ना, ये चीज है। तो यहां पे यानी कि एक चीज है, एक एंटिटी है दैट हैज बीन ग्रांटेड a license to identify the person to whom it provides services in a way that leaves no doubt। तो ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज में हमें कोई नहीं डाउट होता है, दैट इज अनइक्विवोकल, दैट लीव्स नो डाउट, हमें किसी भी तरीके का उसमें कोई डाउट नहीं होता है। स्केर्सली इज समथिंग जो नथिंग के बराबर है, यानी कि नॉट रेयरली। सरकास्टिकली, जब हम सरकास्टिक बोलते हैं, है ना, तो सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? एक आयरनिक वे होता है दैट इज इंटेंडेड टू मॉक, है ना, किसी चीज को मॉक करना, किसी को मॉक करना। इमोशनली यू ऑल नो इरेटिकली इज रिलेटेड टू एरर्स, यानी कि दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, राइट। तो यहां पे करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ ब्लैंक, इसमें क्या आएगा? अ सिमिलर क्लॉज एक और बनाया गया अंडर द आईटी एक्ट, आईटी रूल्स दैट इज ब्रॉट इन लास्ट ईयर, दैट रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू एनेबल दी, यानी कि मैसेजिंग ऐप में ये एनेबल करने के लिए बोला गया कि आइडेंटिफिकेशन जो है ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर सोर्स, उसको क्या कर दिया गया? हैज बीन एंड्योर्ड, अबाइडेड, एम्ब्रेस्ड, चैलेंज या टॉलरेटेड। अकॉर्डिंग टू दी अगर सेंटेंस आप देखोगे, एंड्योर मतलब होता है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, टू सफर समथिंग, राइट। अबाइडेड मतलब जो लॉ रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक। एम्ब्रेस मतलब टू एक्सेप्ट अ बिलीफ, और चैलेंज जो चैलेंजिंग है। टॉलरेटेड मतलब किसी चीज को आप टॉलरेट कर रहे हो। तो यहां पे क्या है? दैट हैज बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ ब्लैंक में क्या आएगा बताओ। There are enough valid reasons
to doubt whether this is even technically possible without breaking encryption and making all communications. मतलब इसके वैलिड बहुत ज्यादा एनफ वैलिड रीजन है इस बात पे डाउट करने के कि even technically possible, तो communications that is exposed to the possibility of being attacked or harm, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि बिना इंक्रिप्शन तोड़े आप सारे कम्युनिकेशंस को क्या कर सकते हो? बताइए। एक्सपोज है ना, तो जब एक्सपोज की बात आती है इट मींस आप क्या कर रहे हो, उस चीज को वल्नरेबल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वल्नरेबल कर रहे हो। तो यानी कि एक्सपोज्ड है ना, किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? एक्सपोज टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक और हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कंटेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका वैसे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्नरेबल, लेकिन अगर हम इनससेप्टिबल की बात करते हैं तो इसका मतलब दैट इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड। और इनपेनिट्रेबल, अगर इनपेनिट्रेबल का मतलब हो गया दैट इज पास थ्रू और टू एंटर, दैट इज इम्पॉसिबल टू एंटर। ऑमनीपोटेंट, सभी को पता है ऑमनी मतलब हैविंग एवरीवेयर, तो हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस है ना। फोर्टिफाइड क्या होता है? दैट इज प्रोवाइडेड विद डिफेंसिव वर्क्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। Moving further with blank number 8. While this is not to the mounting challenges for ensuring security, मतलब सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक माउंटिंग चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको क्या करना है बताइए। जब चैलेंजेस की बात आ गई इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट की बात की गई है। तो आप किसी चीज को जब कम इंपॉर्टेंट आंकते हैं इसका मतलब क्या होगा? एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव, किसी चीज को और अट्रैक्टिव करना। यस और नो? अंडर प्ले मतलब क्या होता है? अंडर प्ले का मतलब ही होता है आप किसी चीज को लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हो। एक्सैजरेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, टू रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लार्ज, बेटर और वर्स, किसी चीज को चाहे वो बेटर हो चाहे वर्स हो उसको एक्सैजरेट करना। और कहते हैं ना फर्ज क्रिएट कर देता हो, दैट इज अ वे ऑफ डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप डील करना। एंड हेज, ये आप सभी को पता है, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडर प्ले। मूविंग फर्दर विद द 9th ब्लैंक, विदाउट मेकिंग श्योर द कॉमन मैन हैज लीगल आर्मर, लीगल एक उनके पास राइट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, so that is extremely what? Indisputable, certain, obvious, decisive या problematic। और obvious का मतलब तो सभी को पता है, that is clear है ये चीज, है ना। तो कोई भी चीज जब अगर हम देखेंगे ना कि अगर इंश्योरिटी की बात होती है तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। तो जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक होगा, ना कि इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल का मतलब जहां पे किसी भी तरीके की कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। राइट एवरीवन, नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट ब्लैंक, द गवर्नमेंट नीड्स टू इट्स थिंकिंग ऑन यूजर्स एंड प्राइवेसी, दिस ड्राफ्ट नीड्स टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। तो यानी कि इस ड्राफ्ट को कहां जाना होगा? ड्राइंग बोर्ड में जाना होगा। तो ये ड्राफ्ट को क्या जरूरत है यहाँ पे? किस चीज की? दोबारा से सोचने की बात हो रही है। इट मींस अगर हम यहाँ पे एक हायर स्टैंडर्ड में किसी चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लिखा है डिक्लेनेशन। डिक्लेनेशन इज रिलेटेड टू अ डिक्लाइन, किसी चीज में जब डिक्लाइन आ जाता है, इसी से पता चल रहा है। और जब हम अबेसमेंट की बात करते हैं इट मींस द एक्शन और फैक्ट ऑफ बीइंग अबेजिंग और बीइंग अबेस्ड, यानी कि ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं। ह्यूमिलिएट जब होता है ना तो वो ही अबेसमेंट होता है। अपग्रेड मतलब किसी को हायर स्टैंडर्ड में और बढ़ाना। रिसीडिंग इज समथिंग टू मूव बैक,
इम्पीचमेंट की जब हम बात करते हैं, दैट इज द एक्शन ऑफ कॉलिंग इनटू क्वेश्चन और इंटीग्रिटी या वैलिडिटी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट नीड्स टू अपग्रेड इट्स थिंकिंग, और बढ़ाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू इट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज अ टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। और आपके इसी तरीके से एसबीआई में रिलेटेड ये आपका जो मिशन बैंक हम लेकर के चल रहे हैं, ये टॉपिक हम क्लोज टेस्ट वहां पे भी डिस्कस करेंगे। और हर एक पैटर्न के क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में देखने को मिले हैं 2023 में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे ताकि 2024 के एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.